नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 3 दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। बताएंगे किस तरीके का है आज पूरा कार्यक्रम। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। दोस्तों बताएंगे आपको गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और कौन कौन से बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, इसके अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर तेलंगाना के अंदर बीजेपी में पड़ी फूट थमने का नाम नहीं ले रही, एक और नेता ने भाजपा से दे दिया है इस्तीफा। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली में केजरीवाल ने दिया एक अजीबोगरीब बयान, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक 2 नेताओं ने छोड़ दी पार्टी, ज्वाइन कर ली कांग्रेस पार्टी। बताएंगे दोस्तों कौन है ये दोनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात इस बार करवट लेने के मूड में है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चल रही पद यात्रा तेलंगाना के मकटल से एक बार फिर से निकलने वाली है। आपको बता दें कि 3 दिनों की छुट्टी के बाद राहुल गांधी आज सुबह 6 बजे से कांग्रेस पार्टी की पद यात्रा में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर जयराम रमेश ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दीपावली और खड़गे जी के पदभार ग्रहण करने के 3 दिन के ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 6 बजे से तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकटल से शुरू हो रही है। हमेशा की तरह ये यात्रा 2 बजे किसानों से बातचीत करेगी। राहुल गांधी समेत सभी भारत यात्रियों में तरोताजा होकर आगे बढ़ने को लेकर जबरदस्त उत्साह है और जबरदस्त जोश भी है। और एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर आखिरकार शपथ ले लिया है और इस दौरान सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ लेते हुए भाषण दिया और इस दौरान कहा कि मजदूर का बेटा आज 137 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंच गया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। कुल मिलाकर दोस्तों काफी भावुक भी नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसी के साथ में उन्होंने आगे और बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी मौजूदा सरकार की झूठ और नफरत की व्यवस्था को ध्वस्त करेगी। आपको बता दें कि दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 80 वर्षीय खड़गे ने 17 सितंबर को हुए ऐतिहासिक चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को जबरदस्त तरीके से चुनाव हराया है। दोस्तों ऐसे में उन्होंने कई सारे नेताओं के साथ बैठक की है, जिसके बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 50 वर्ष से कम उम्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी में 50% पद देने के लिए उदयपुर घोषणा के प्रस्ताव को लागू कर दिया गया है। खड़गे जी ने निर्वाचित होने से पहले ही इसकी जानकारी दी थी और अब इसकी घोषणा की जा रही है। पार्टी के सभी लोगों ने स्वीकृति दे दी है। वहीं आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद, जिसके बाद CWC और AICC के महासचिवों ने अपना इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। दोस्तों वहीं पर बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने CWC की जगह एक नया संगठन बनाया है, नई समिति बनाई है, जिसमें 47 सदस्यों के संचालन समिति के तौर पर जाना जाएगा। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जगह दी गई है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता AK एंटनी, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, KC वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला को भी मौका दिया गया है। ये समिति सबसे पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर फोकस करने वाली है। दोस्तों तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में 15-20 सदस्यों वाले CWC से ऊपर बढ़कर 47 सदस्य वाले संचालन समिति की ओर पार्टी बढ़ी है। कहीं न कहीं इसका बड़ा फायदा पार्टी को मिल सकता है। डिसीजन मेकिंग में बड़े समूह के होने के कारण कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने आ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर और उम्मीदवारों के नाम को लेकर गहन से चर्चा की गई है। और जो बड़ी खबर आ रही है कि 129 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं, जल्द उस पर मोहर लग जाएगी और KC वेणुगोपाल के सिग्नेचर के साथ एक बार फिर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दोस्तों तो मल्लिकार्जुन के कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संभालते ही अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये सारे फैसले एक ही दिन में लिए गए हैं। दोस्तों वहीं पर सोनिया गांधी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सोनिया गांधी अपने हाथ में राजीव गांधी की तस्वीर दिखा रही थी, जिसे देखकर आसपास खड़े सभी लोग मुस्कुराने लगे और सोनिया गांधी खुद भी मुस्कुरा रही थी। और इस दौरान दोस्तों किसी ने ये तस्वीर खींची है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, लोग शेयर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, मुझे बड़ी जिम्मेदारी से राहत मिली है और मैंने अपनी क्षमताओं के अनुसार सबसे बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका धन्यवाद भी किया है। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फूट पड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। तेलंगाना भाजपा को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में बीजेपी के नेता और पूर्व राज्यसभा के सांसद आनंद भास्कर रापोलू ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राज्यसभा के सांसद आनंद भास्कर रापोलू ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को लिखे एक लेटर में इस्तीफे की जानकारी देते हुए पार्टी पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर दोस्तों गुजरात चुनाव को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिकल फैसला लिया है। दोस्तों सबसे पहले ये तय किया गया
है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट अलग अलग राज्यों के अंदर काम करेंगे। सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि 2 दर्जन के आसपास मंत्री जो अशोक गहलोत सरकार में काम कर रहे हैं, इन सभी को गुजरात के सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी सीटों पर इनको अच्छा काम करके सीटें जिताने के लिए कहा गया है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी नई घोषणा की गई है। दोस्तों दरअसल हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने 2 अलग अलग क्षेत्र 2 अलग अलग गुटों को दे दिया है। देखते हैं इनमें से कौन बेहतर करता है और सबसे ज्यादा सीटें जितवाता है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि 28 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी गुजरात में भी एक नई रणनीति के साथ सामने आ रही है और अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। दोस्तों क्योंकि राजस्थान और गुजरात की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं और बड़ी लंबी चौड़ी सीमाएं हैं दोनों राज्यों के अंदर। और इन सीमा वाले क्षेत्रों के अंदर जहां जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वर्चस्व है, उन सभी को अपने आसपास के बॉर्डर वाले गुजरात के इलाकों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा बढ़ाना है। इस तरीके की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव से पहले गुजरात में 900 से ज्यादा अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इलेक्शन कमीशन की फटकार के बाद हरकत में आया मुख्य सचिव। दरअसल दोस्तों भारत के चुनाव आयोग ने फटकार लगाई थी, जिसके बाद गुजरात के मुख्य सचिव ने राज्य के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ताबड़तोड़ कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव ने आयोग की नाराजगी के बाद इस मसले पर आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेज दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक विभिन्न ग्रेड और सेवाओं के 900 से अधिक अधिकारियों का भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर तबादला किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 51 अधिकारियों को अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया है, लेकिन आयोग ने निर्देश दिया है कि बचे हुए लोगों का भी जल्द ही स्थानांतरण किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि इतना समय क्यों लग गया और इलेक्शन कमीशन कब चुनाव की घोषणा करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आदमपुर उपचुनाव और आने वाले पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी हरियाणा में गैर जाट वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारियों खासकर स्वच्छता कर्मचारियों की हड़ताल ने सत्तारूढ़ पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अधिकांश सफाई कर्मचारी दलित समुदाय से आते हैं और यही भाजपा के लिए तगड़ा झटका है। दोस्तों हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो कितना भी कुछ कर ले, सफाई कर्मचारी किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार से नाराज रहते हैं, लेकिन आदमपुर उपचुनाव के अंदर बीजेपी को शायद इस नाराजगी का दंश झेलने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पैनलिस्ट को अलकायदा समर्थित बताना महंगा पड़ गया है। एनबीडीएसए ने न्यूज 18 पर लगाया 50,000 का जुर्माना। दरअसल दोस्तों टीवी चैनलों पर बहस के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले एंकरों को अब एनबीडीएसए ने सख्त एक्शन के साथ एक मैसेज भेजा है। आपको बता दें कि अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 पर बहस के दौरान एंकर अमन चोपड़ा ने अमर्यादित टिप्पणी की थी और पैनलिस्ट को अलकायदा से जोड़ते हुए सांप्रदायिक रंग दिया था, जिसके बाद न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एथिक्स तोड़ने का दोषी पाते हुए चैनल पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके के जुर्माने के बाद भी ये तथाकथित मीडिया वाले लोग सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, क्योंकि सांप्रदायिक डिबेट कराना इनका रोज का एजेंडा दिखाई देता है। एक और बड़ी खबर की माने तो तेलंगाना के अंदर 4 टीआरएस के एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के टच में थे, उनको तेलंगाना पुलिस ने फार्म हाउस में पकड़ा है। कुछ के पास करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं और इस तरीके का मामला सामने आने के बाद भाजपा की जमकर आलोचना की जा रही है। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने 2015 के अंदर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें हिंदुओं के सबसे पवित्र चिन्हों में से एक स्वास्तिक चिन्ह के पीछे भागता हुआ एक व्यक्ति हाथ में झाड़ू लेकर दौड़ा रहा है। और इस तरीके का पोस्ट जब अरविंद केजरीवाल ने किया था तो लोगों ने जमकर विरोध किया था। दोस्तों उसके बाद अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया जाता है। बीजेपी के खासकर लोग हिंदू विरोधी कहते हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया है दोस्तों जिसकी और ज्यादा आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अचानक से 11 बजे मीडिया के सामने आए और कहने लगे कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने यह मांग की। उन्होंने कहा कि इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा और अर्थव्यवस्था और बेहतर करेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल का यह बयान गुजरात से जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल के पटाखे बैन करने के साथ साथ कई और मसले पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अब इस तरीके से हिंदू तुष्टीकरण करके गुजरात के चुनाव में ज्यादा एडवांटेज पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में जाकर पहले बिजली, पानी, अस्पताल और सड़कों की बातें करते थे, अचानक से भाजपा के साथ में कंपटीशन में लग गए हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदू है। तथाकथित हिंदू बताने की अपने आप को होड़ लग गई है। दोनों एक से बढ़कर एक तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए इस तरीके का बयान दिया गया है। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 2013-14 के आसपास जब दिल्ली के अंदर लोगों से वोट मांगा करते थे तो कहते थे कि हम केवल लोगों के असली मुद्दों पर वोट मांगेंगे, लेकिन अब दोस्तों इस तरीके के मुद्दे उठाकर अपने आप को बीजेपी से ज्यादा कट्टर हिंदू बताने की कोशिश में आम आदमी पार्टी के लोग जुट गए हैं और यही दोनों में कंपटीशन चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की इसी तरीके की हरकतों के बीच हिमाचल प्रदेश में 2 बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनावी समर का काउंटडाउन तेजी से चल रहा है और इस बीच 18 अक्टूबर को कांग्रेस
छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले पलक राम कश्यप ने एक बार फिर से पाला बदला। एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर गए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कर्नल धनीराम सांडील को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के अंदर आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री राजेश पठानिया ने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय महाजन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अपना हिमाचल प्रदेश में कुनबा नहीं बचा पा रही है। और बड़ी बात दोस्तों ये भी है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अपनी खराब स्थिति देखने के बाद इस तरीके की बयानबाजी करने लगे हैं। आप लोग अरविंद केजरीवाल के बयान पर क्या कुछ कहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट ये है कि नड्डा की कर्म भूमि बिलासपुर के अंदर बागी हुए सुभाष शर्मा ने छोड़ी पार्टी। निर्दलीय नामांकन भरकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन और ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नड्डा की कर्म भूमि बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक और पूरी एकता के कारण फायदा पहुंच रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के बागी नेता भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि 2024 तक मोदी मंदिरों के विकास पर जोर देंगे, क्योंकि उनके पास 10 साल का हिसाब देने से बचने के लिए सिर्फ यही रास्ता है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कम सैलरी की नौकरियां, ज्यादा घंटे के काम, संविदा की नौकरियां, पुरानी पेंशन, ये सभी आर्थिक मुद्दे की श्रेणी में आते हैं। ये सही है कि किसी भी चुनाव में इन आर्थिक मुद्दों के निर्णायक भूमिका नहीं रहती, मगर इनका असर देखने को मिलता है। राजस्थान और उड़ीसा के कई हजार संविदा कर्मियों की नौकरियां पक्की की गई है। यही नहीं, राजस्थान सरकार ने संविदा की बहाली नहीं होगी ये भी आदेश दिया है। आर्थिक मुद्दों की राजनीति का ये सबसे अच्छा नतीजा है। इन मुद्दों पर जितनी राजनीति होगी, जनता का उतना ही जीवन स्तर बढ़ेगा। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लौट आई है। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इनके लौटने की बारी है। जनता देख रही है कि इन मुद्दों पर आवाज उठाने से कितना फायदा पहुंचता है। जिस तरीके से जीवन में आर्थिक अनिश्चितताओं से लोग घिरे हुए हैं, उसके बाद ये मुद्दे और ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक पूरा लेख लिखा है रवीश कुमार ने, और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से 2024 के चुनाव में मंदिरों के विकास के नाम पर फिर वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि 10 साल तक विकास का कोई उनके पास एजेंडा नहीं होगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाएगा। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भाजपा का विरोध करने से पहले बीजेपी के खिलाफ आरोप सुनिश्चित किए जाएंगे और इसके लिए कमेटी बना ली गई है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारस सकलेचा के माध्यम से विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रश्न और ध्यान आकर्षण सूचना के आवेदन दिए हैं। आरोप पत्र की पुस्तिका छपवाकर घर घर बांटी जाएगी और भाजपा के खिलाफ एक नया मोर्चा मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। वहीं पर दोस्तों टारगेट किलिंग के कारण बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित परिवार घाटी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। KPSS ने दावा किया है कि जब से टारगेट किलिंग घाटी के अंदर बढ़ी है, तब से हिंदू समुदाय के लोगों में काफी भय है और इसके कारण वो घाटी छोड़कर जम्मू की तरफ रुख कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों KPSS के इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जवाब देना चाहिए कि जो बीजेपी के लोग कश्मीरी पंडितों को वापस से बसाने की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो बचे हुए कश्मीरी पंडितों को भी सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे और टारगेट किलिंग के कारण कश्मीरी पंडित परिवारों को घाटी छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसे में आप लोग जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के मामले पर बीजेपी किस तरीके से मुद्दा उठाती है, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडितों के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भाजपा के पास कोई एजेंडा दिखाई नहीं पड़ता है। वहीं पर दोस्तों मदरसों के सर्वे पर मायावती का सवाल पूछा, ये सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इसमें दखल क्यों दे रही है सरकार। यूपी सरकार के द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों से आर्जित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अनुसार 7500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हुए हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहती हैं, तो इसमें दखल क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल मायावती ने पूछा है। दोस्तों इस सवाल में कितना दम है आप लोग लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता ने बयान दिया, कहा बीजेपी के मंसूबों को अंजाम देने के लिए कौन कौन से पत्ते भाजपा खेल रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल के बयान के बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह संघ ने कांग्रेस पार्टी और भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के विधायक प्रताप भाजपा के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये प्रताप बाजवा नहीं है, बल्कि प्रताप भाजपा है। बाजवा ऑपरेशन लोटस से खुश है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के बारे में कुछ भी बोलना समय की बर्बादी जैसा है। वहीं पर केरल के अंदर राज्यपाल ने सीएम पिनरई विजयन को लिखा चिट्ठी, कहा वित्त मंत्री को करे बर्खास्त। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को लिखे पत्र में कहा है कि वित्त मंत्री KN बालागोपाल सम्मान खो चुके हैं, उन्हें पद से हटाए जाना चाहिए। राज्यपाल ने मंत्री के भाषण पर आपत्ति जाहिर की है। आपको बता दें दोस्तों ये पहली बार इस तरीके का मौका देखने को मिला है, जहां पर मुख्यमंत्री को राज्यपाल लेटर लिख रहे हैं कि आप अपने वित्त मंत्री को हटा दीजिए। यानी एक अनोखा ही मामला यहाँ सामने आ रहा है। राज्यपाल जिन्हें पॉलिटिक्स से ज्यादा लिंक नहीं होना चाहिए, वो इस
तरीके से लेटर लिखकर मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ किया गया था आपत्तिजनक ट्वीट, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एफआईआर के मुताबिक प्रदीप भालेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर आरोप लगाया कि जब धर्मवीर आनंद दीघे अस्पताल में थे तब वेंटिलेटर हटाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरीके का दोस्तों आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक को अपना कांग्रेचुलेशन भेजा है। उन्होंने लेटर लिखते हुए उनको बधाइयां दी है। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों की जान को खतरा पर मोदी सरकार को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सलाह देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहे कि वो पहले भारत में रह रहे सैकड़ों रशियन को वापस बुलाएं। स्वामी ने कहा कि मेरी ओर से प्रधानमंत्री को सलाह है कि वो आदेश जारी करे कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय अपनी पूंछ को टांगों के बीच में दबाकर पूरी ताकत से वहां से दौड़ लगाएं। पूर्व बीजेपी के सांसद ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहे कि वो पहले भारत में रह रहे सैकड़ों रशियन को वापस बुलाए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में बहुत से भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। दोस्तों, वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भारत के विदेश नीति पर इस तरीके से जवाब देने और इस तरीके से आलोचना करने का। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को झटका देते हुए हत्या का मामला प्रयागराज बेंच को ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया है। साथ साथ दोस्तों, भारत को मिलेगा मुस्लिम प्रधानमंत्री, ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा AIMIM में कब मिलेगा हिजाब पहना अध्यक्ष। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाने को लेकर बहस शुरू की गई है। इस क्रम में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका सपना है कि भारत में हिजाब पहने प्रधानमंत्री होनी चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कब AIMIM को हिजाब पहनने वाला अध्यक्ष मिलेगा, यह सवाल पूछा गया है। दोस्तों, साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले मन गढ़ंत ओपिनियन पोल्स वायरल किए जा रहे हैं और सारे के सारे फेक हैं। दरअसल दोस्तों, एक न्यूज चैनल के कटआउट पर दिखाया गया है कि आम आदमी पार्टी को 98 सीटें, बीजेपी को 67 सीटें मिल रही है और ये ओपिनियन पोल फेक है। दोस्तों, न्यूज चैनल वालों ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। वहीं पर TV9 का एक ओपिनियन पोल बताया जा रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 95-99 सीटें दिखाई जा रही है। ये भी फेक ओपिनियन पोल है। इसी तरीके से न्यूज 24 के नाम से भी फेक सर्वे चलाया जा रहा है। आज तक के नाम से भी फेक सर्वे चलाकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जिन पर ब्लू टिक लगा हुआ है, जिनके सोशल मीडिया हैंडल पर जो वेरीफाइड है, वो भी इस तरीके की फेक न्यूज फैलाकर गुजरात में अपनी पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, इसीलिए फेक न्यूज फैलाकर माहौल बदलने की कोशिश करनी पड़ रही है। साथ साथ आपको बता दें कि ओवैसी का ये बयान कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हिजाब वाली महिला को देखना चाहता हूं। अशोक कुमार पांडे जो पत्रकार, उन्होंने कहा कि मैं AIMIM के अध्यक्ष के रूप में हिजाब या बुर्का वाली महिला को देखना चाहता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों, सारे नेता चाहते हैं कि दूसरे की पार्टी से कोई क्रांतिकारी निकले, लेकिन अपनी पार्टी में कोई किसी को मौका देने को तैयार नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले नेता ये नहीं चाहते कि उनकी पार्टी के अंदर कोई महिला अध्यक्ष बने और ऐसे में दूसरे की पार्टी से क्रांतिकारियों के आने का वेट कर रहे इन पार्टियों पर पत्रकारों ने जोरदार तरीके से निशाना साधा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नरेंद्र मोदी से पहले सिख बना था देश का प्रधानमंत्री, पर अब सेक्युलरिज्म देश के अंदर है ही नहीं। महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस देश में गोडसे और गुजरात मॉडल लागू हो। जम्मू कश्मीर में विलय दिवस की छुट्टी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने हमला किया। जम्मू कश्मीर भारत का जो रिश्ता है वो अवैध रिश्ता है। इस तरीके का बयान दोस्तों महबूबा मुफ्ती दे रही है। हालांकि उन्हें समझ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस तरीके के बेतुके बयान अगर वो देती रहेंगी तो शायद ही उन्हें कोई पॉलिटिकल फायदा हो, लेकिन नुकसान आने वाले चुनाव के अंदर और ज्यादा हो सकता है। एक और बड़ी खबर की माने तो पप्पू यादव ने नोट पर लक्ष्मी गणेश वाले मुद्दे पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी डॉलर प्रशांत महासागर में कूदकर आत्महत्या कर लेगा और भारत का रुपया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से तंज कसा है दोस्तों उन्होंने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को IITian बताते हैं, उनके द्वारा इस तरीके का बेतुका बयान दिए जाने के बाद चर्चा देश में होनी तय है दोस्तों। जो लोग अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं उन्हें भी एक समय विचार जरूर करना चाहिए कि इस तरीके का बयान क्या IIT से पढ़ा हुआ व्यक्ति देगा, और यदि वो दे रहा है तो उसके पीछे उसकी क्या सोच है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं, जब तक चाहे प्रधानमंत्री रह सकते हैं। यूपी सरकार की मंत्री ने एक और बेतुका बयान दिया है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बुधवार को कहा कि जब तक चाहे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रह सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का अवतार है। एक से बढ़कर एक नेता है दोस्तों, जिन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वहीं पर असम के लखीपुर के अंदर बने मियां म्यूजियम को प्रशासन ने सील कर दिया है। मुस्लिम संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में इसे 2 दिन पहले ही बनाया गया था। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य अब्दुल रहीम जिब्रान की शिकायत पर प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई की है। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी
अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत मातरम।